हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों के विषय में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि फ्रांस में जो मौजूदा न्याय व्यवस्था है उसमें दो तरह के न्यायालय गठित किए गए हैं, सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय। तो सामान्य न्यायालय किन किन रूपों में है, इनको हमने पिछली क्लास में देखा था। अब आज ये देखेंगे कि प्रशासनिक कानून की धारणा के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना फ्रांस में किस रूप में की गई है। चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष अधिकार और विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, सामान्य नागरिकों से भिन्न, उनसे अलग, इसलिए उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। उनके मुकदमे सामान्य न्यायालयों में नहीं पेश किए जा सकते। जब भी किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध किसी भी नागरिक को कोई शिकायत होती है तो ऐसी शिकायतें प्रशासनिक न्यायालयों में ही पेश की जा सकती हैं, सामान्य न्यायालयों में नहीं। और ये न्यायालय किस कानून के आधार पर निर्णय देते हैं? सामान्य कानून के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासकीय कानूनों के आधार पर निर्णय देने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और ऐसे न्यायालयों की खासियत यह है, या यूं कहें कि इनका क्षेत्राधिकार ये है कि ये किसी भी अधिकारी को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को कारावास का दंड नहीं दे सकते। सामान्य न्यायालय कारावास सहित अर्थदंड भी दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक न्यायालय कारावास का दंड नहीं दे सकते। यानी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, कर्मचारी को कानून का उल्लंघन करने के बावजूद कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता। ये दर्शाता है कि फ्रांस में प्रशासनिक अधिकारियों की, सरकारी कार्मिकों की स्थिति सामान्य नागरिकों से भिन्न है। हालांकि ये न्यायालय संबंधित अधिकारियों के अनुचित निर्णय को रद्द करने का अधिकार रखते हैं। सरकारी कामकाज को करते समय अगर किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी विषय में कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जिस निर्णय से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है या अन्य तरीके से अन्याय की स्थिति उत्पन्न होती है और मामला प्रशासनिक न्यायालय में जाता है, तो प्रशासनिक न्यायालय ऐसे निर्णयों को रद्द कर सकता है, लेकिन वो निर्णय लेने वाले अधिकारी को कारावास का दंड नहीं दे सकता। ये जो प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस में स्थापित है वो दो तरह के हैं। पहले को क्षेत्रीय परिषदें या प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं और इनकी संख्या पूरे फ्रांस में 23 है। यानी 23 प्रशासनिक न्यायाधिकरण फ्रांस में स्थापित है जो प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई करते हैं। हर प्रशासनिक न्यायाधिकरण में एक प्रधान न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्री करता है और इन न्यायालयों पर गृह मंत्रालय का ही नियंत्रण रहता है। सामान्य न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों की नियुक्ति गृह मंत्री के द्वारा की जाती है और गृह मंत्री का उन पर कंट्रोल रहता है। ये न्यायाधिकरण सरकारी कार्मिकों और सरकारी संगठनों के विरुद्ध जो भी नागरिकों की शिकायतें होती हैं उनको तो सुनते ही हैं, साथ ही कर के संबंध में, कर निर्धारण के संबंध में अगर कोई शिकायत है, सड़कों के निर्माण या किसी भी सार्वजनिक कार्य के विषय में कोई शिकायत है या स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के, नगर परिषदों के
जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों के संबंध में कोई विवाद की स्थिति है या किसी भी स्तर पर किसी भी तरह के समझौते के उल्लंघन का मामला है, तो ऐसे सभी मामले प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी इन विषयों के बारे में प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुकदमों की सुनवाई करते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज हर देश में विभिन्न विभागों के मध्य विभाजित करके किया जाता है। हर विभाग को कुछ विशेष कार्य सौंपे जाते हैं और उसका ये दायित्व होता है कि उन कार्यों को वो नियम और कानून के अनुसार जनहित में संपन्न करे। अगर कोई सरकारी विभाग या सरकारी संगठन ऐसा नहीं करता है, अपने दायित्व को पूरा करने में विफल साबित होता है या नागरिक उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे मामलों को वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत या क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत ले जा सकते हैं और ये क्षेत्रीय परिषदें या न्यायाधिकरण इन मुकदमों की सुनवाई करते हैं और निर्णय देते हैं। हालांकि इनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम नहीं होता और इसके विरुद्ध अपील ऊपर के प्रशासनिक न्यायालय में यानी राज्य परिषद में की जा सकती है। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण निचले स्तर पर स्थापित हैं और दूसरी जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है या प्रशासनिक न्यायालय जिसको हम कहते हैं, वो है राज्य परिषद, जो क्षेत्रीय परिषदों से उच्च स्थिति रखती है और ये उच्चतम प्रशासनिक न्यायालय के रूप में कार्य करती है। इसके न्यायाधीशों की स्थिति, उनका दर्जा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों से उच्च होता है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या भी ज्यादा होती है। 150 न्यायाधीश होते हैं राज्य परिषद में और इस राज्य परिषद की अध्यक्षता न्याय मंत्री के द्वारा की जाती है। किसी न्यायाधीश के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की जाती है? न्याय मंत्री के द्वारा की जाती है। और जब न्याय मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, तो इस राज्य परिषद का जो उप प्रधान होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। राज्य परिषद कार्य कैसे करती है? ये स्वयं को 5 भागों में विभक्त करके कार्य करती है और ये 5 विभाग हैं: गृह विभाग, वित्त विभाग, सार्वजनिक कार्य विभाग, सामाजिक मामलों का विभाग और विवादास्पद दावों का विभाग। यानी जैसे सरकारी कार्य विभिन्न विभागों में बांटकर विभाजित करके संपन्न किए जाते हैं, वैसे ही इन विभागों के संबंध में विवादों की सुनवाई के लिए राज्य परिषद को भी विभिन्न विभागों में बांटा जाता है और जिस विभाग से संबंधित शिकायत होती है, उस विभाग से संबंधित राज्य परिषद का वो प्रभाग उस मामले को सुनता है। यानी गृह विभाग से के कार्मिकों से यदि नागरिकों को कोई शिकायत है, तो कहां मुकदमा पेश किया जा सकता है? राज्य परिषद के गृह विभाग में पेश किया जा सकता है। वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, तो राज्य परिषद के सारे विभाग उस मामले की सुनवाई न करके सिर्फ वित्त विभाग के पास वो मामला भेजा जाएगा और वित्त विभाग उसकी सुनवाई करके निर्णय देगा। राज्य परिषद क्षेत्रीय परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? अपीलें सुनना। अगर क्षेत्रीय परिषद के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है किसी शिकायत पर, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? राज्य परिषद में की जा सकती है। दूसरे, राज्य परिषद और क्या काम करती है कि अगर कोई अध्यादेश जारी किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद उससे सलाह लेती है और वो उसको सलाह देती है।
आप जानते हैं कि सभी देशों में और फ्रांस में भी संसदीय कानूनों के अलावा कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि देश को तत्काल कानूनों की जरूरत है और संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया लंबी होती है। इसलिए संसदीय कानूनों के स्थान पर तत्काल कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, जिसका महत्व कानूनों के समान ही होता है। तो किन विषयों के बारे में कब अध्यादेश जारी किया जाए, इस बारे में सलाह देने का कार्य राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद राज्य परिषद की सलाह के आधार पर ही अध्यादेश जारी करते हैं किसी विषय में। तीसरे, ये अंतर विभागीय विवादों को सुलझाती है। सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके मध्य अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, क्षेत्राधिकार को लेकर, संसाधनों को लेकर, कार्मिकों को लेकर, तो ऐसे विवादों को कहां पेश किया जाता है? राज्य परिषद में पेश किया जाता है और राज्य परिषद ऐसे विवाद को सुलझाती है। सपोज कीजिए गृह विभाग और वित्त विभाग के मध्य कोई मुद्दा, कोई विवाद उत्पन्न हुआ, या सार्वजनिक निर्माण विभाग और गृह विभाग के मध्य कोई विवाद पैदा हुआ, तो ऐसे विवादों की सुनवाई राज्य परिषद के द्वारा की जाती है। साथ ही जो लेखा न्यायालय होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। जो सरकारी आय व्यय का लेखांकन करते हैं, लेखा परीक्षण करते हैं, किए गए लेखा परीक्षण संबंधी मुद्दों की सुनवाई करते हैं लेखा न्यायालय। लेखा परीक्षण और लेखांकन का कार्य तो लेखा विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन उस लेखा विभाग के विषय में अगर कोई शिकायत है तो उस शिकायत की सुनवाई, उस मुकदमे की सुनवाई लेखा न्यायालय के द्वारा की जाती है और इस लेखा न्यायालय पर नियंत्रण राज्य परिषद का होता है। यानी इसके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई यानी अपीलों की सुनवाई भी राज्य परिषद के द्वारा की जाती है और इस तरह से वो लेखा न्यायालय पर नियंत्रण रखती है। राज्य परिषद की खासियत ये है कि जहां तक सामान्य नागरिकों के हितों की रक्षा का प्रश्न होता है, ये उनको ही प्रमुखता देती है और अगर कोई सरकारी आदेश ऐसा जारी किया जाता है जिससे सामान्य नागरिकों के हित बाधित होते हैं, तो ऐसे सरकारी आदेश को रद्द करने में राज्य परिषद पीछे नहीं रहती। और कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि वो मंत्रिपरिषद के भी ऐसे निर्णय को रद्द कर देती है जिससे सामान्य नागरिकों का हित बाधित होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्याय की धारणा पर जो आरोप लगाया जाता है कि ये नागरिक अधिकारों का रक्षक नहीं होता, उस रूप में रक्षक नहीं होता जिस रूप में विधि के शासन की धारणा के अंतर्गत नागरिक अधिकारों की रक्षा संभव हो पाती है। तो ये आरोप इस व्यवस्था के कारण खारिज हो जाता है क्योंकि राज्य परिषद के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो नागरिक हितों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं और नागरिक हितों की रक्षा के लिए राज्य परिषद सरकारी आदेश तक को रद्द करने का अधिकार रखती है और व्यवहार में वो रद्द करती भी है। राज्य परिषद विभिन्न प्रशासनिक न्यायाधिकरणों या क्षेत्रीय परिषदों के विरुद्ध जो अपीलें सुनती है, वो अपीलें डाक के माध्यम से भेजी जाती हैं। यानी सीधे रिट दाखिल नहीं की जा सकती राज्य परिषद में किसी क्षेत्रीय परिषद या प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध, बल्कि अगर किसी को अपील करना हो किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध, तो ऐसी अपील राज्य परिषद में डाक के माध्यम से ही भेजी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था फ्रांस में की गई है। तो इस तरह से प्रशासनिक न्यायालय दो रूपों में गठित हैं।
एक तो क्षेत्रीय परिषदों के रूप में और दूसरा राज्य परिषद के रूप में। राज्य परिषद उच्च प्रशासनिक न्यायालय है जो क्षेत्रीय परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का कार्य प्रमुख रूप से करती है और साथ ही विभिन्न विभागीय विवादों को, अंतर विभागीय विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। साथ ही वो मंत्रिपरिषद को किसी भी अध्यादेश को जारी करने के संबंध में सलाह भी देती है। अब फ्रांस की न्याय व्यवस्था में एक और अनूठी संस्था देखने को मिलती है, वो है संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद न्यायालय नहीं है न्यायालय की परिभाषा के अनुसार, लेकिन इसके द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इस संस्था की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को भी सीमित रूप में अपनाया गया और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए बिना हस्तक्षेप किए अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में फ्रांस में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और सर्वोच्चता के अधिकार के साथ कार्य करते हैं। चूंकि संसद अपने कार्य में पृथक है, विधान निर्माण में पृथक है, इसलिए फ्रांस में किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो संसद द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सके, जैसा कि आमतौर पर विभिन्न देशों में होता है। सर्वोच्च न्यायालय को खास तौर से संविधान का संरक्षक बनाया जाता है और उसे यह अधिकार दिया जाता है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैधानिक घोषित कर सके अगर वो संविधान की धाराओं के विरुद्ध है। तो अमेरिका में भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहां भी तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन वहां पर शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत हर अंग दूसरे अंग पर नाना रूपों में नियंत्रण भी स्थापित करता है। लिहाजा वहां पर न्यायपालिका का विधानपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से और संघात्मक व्यवस्था के लक्ष्य को, संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन को अपनाया गया है, कुछ हद तक शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, लेकिन उस रूप में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था नहीं की गई है जैसा अमेरिकी संविधान में किया गया है। इसलिए वहां पर किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए या संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सके। तो ये तो सैद्धांतिक स्थिति है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि संसदीय कानूनों की समीक्षा हमेशा से होती रही है किसी न किसी रूप में, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना भी की जाती रही है। फ्रांस में भी इस आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। भले ही न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून समीक्षा के अधीन रहते हैं। और इस समीक्षा के लिए एक तो वहां जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति किसी भी कानून को जनता के सामने उसकी राय जानने के लिए रख सकता है, और अगर जनमत संग्रह के दौरान जनता उसे अस्वीकार कर देती है तो वो कानून भले ही संसद के द्वारा पारित किया गया है,
वो खारिज हो जाता है। तो एक तो व्यवस्था ये की गई है जनमत संग्रह की, और दूसरी व्यवस्था संवैधानिक परिषद के रूप में की गई है, क्योंकि संवैधानिक परिषद ही वो संस्था है जो किसी भी प्रस्तावित कानून को लागू किए जाने से पहले ही उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करती है। लेकिन संवैधानिक परिषद ये कार्य अपनी पहल पर नहीं करती, बल्कि तब करती है जब इस विषय में राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या दोनों सदनों के अध्यक्षों के द्वारा उससे प्रार्थना की जाती है कि वो किसी प्रस्तावित कानून की समीक्षा करके ये बताए कि वो कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। तो संवैधानिक परिषद के माध्यम से संसदीय कानूनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, फ्रांसीसी संविधान के द्वारा, पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा। हालांकि चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में भी एक संस्था थी जिस संस्था को संविधान समिति कहा जाता था, और ये संविधान समिति भी वही कार्य करती थी जो पंचम गणतंत्र के संविधान में संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित कानून की संवैधानिक समीक्षा। ये जो संवैधानिक परिषद है, इसका गठन कैसे होता है? संविधान का अनुच्छेद 56 इस विषय में प्रावधान करता है और ये कहता है कि संवैधानिक परिषद का गठन 9 सदस्यों से मिलकर होगा, और इन 9 सदस्यों में से 3 को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और 3 को संसद के एक सदन का अध्यक्ष, 3 को संसद के दूसरे सदन का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। तो जो 9 सदस्य होते हैं वो 3 पदाधिकारियों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संवैधानिक परिषद का सदस्य होने के लिए कोई कानूनी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि संवैधानिक परिषद कोई न्यायिक संस्था नहीं है। ये मूल रूप से एक राजनीतिक संस्था है, क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक पदाधिकारियों के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के द्वारा। और जैसा कि लापोन्स ने कहा भी है कि ये आवश्यक नहीं है कि कानून का ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का ही संवैधानिक परिषद के लिए चयन किया जाए, क्योंकि संवैधानिक परिषद मूल रूप से सरकार का एक राजनीतिक अंग है। ये 9 सदस्य तो इसमें होते ही हैं संवैधानिक परिषद में। इसके अलावा फ्रांस के जितने भी राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति रह चुके हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। उद्देश्य ये है इन सदस्यों को रखने का कि परिषद को इनके अनुभवों का लाभ मिल सके, क्योंकि इनके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया जा चुका है। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करते हुए इन्हें अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हो चुका है सार्वजनिक जीवन का। तो जब भी कोई विवाद का विषय आए, जब भी कोई कानून की समीक्षा का प्रश्न आए, तो इनकी सलाह अनुभव के आधार पर उपयोगी साबित होगी, ऐसा मानकर इनको संवैधानिक परिषद में स्थान प्रदान किया गया है। तो 9 सदस्यों के अलावा जितने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं फ्रांस के, वो सब ऑटोमेटिकली इसके सदस्य बन जाते हैं। संवैधानिक परिषद का एक प्रधान होता है जिसका नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसके जितने भी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 9 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि उनमें से 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर सकते हैं,
और 9 साल बीतने के बाद कोई भी सदस्य दोबारा इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसी व्यवस्था फ्रांस का संविधान करता है। तो इस तरह से संवैधानिक परिषद का गठन होता है। अब देखना है कि ये परिषद कार्य क्या करती है। संविधान बहुत सारे कार्य उसे सौंपता है संवैधानिक परिषद को, और इन कार्यों में प्राथमिक कार्य है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन का निरीक्षण करना और निर्वाचन संबंधी शिकायतों की सुनवाई करना, उन पर निर्णय देना। ये संवैधानिक परिषद का प्राथमिक कार्य है। केवल राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में ही नहीं, बल्कि संसद सदस्यों के चुनाव के विषय में भी इसके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। अगर किसी संसद सदस्य के द्वारा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो परिषद उसके चुनाव को अवैध घोषित कर सकती है। हर देश में जब भी जनप्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं तो चुनाव की एक आचार संहिता तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख होता है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का आचरण कैसा होना चाहिए चुनाव की अवधि में, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, और मतदाताओं का आचरण कैसा होना चाहिए। हर देश में आवश्यकता के अनुसार इसके लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए जाते हैं, जिसे चुनावी आचार संहिता कहते हैं। तो अगर कोई संसद सदस्य फ्रांस में इस आचार संहिता का उल्लंघन करता है, जैसे आचार संहिता में अगर ये लिखा गया है कि चुनाव की अवधि में चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी कैंडिडेट के द्वारा ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा जिससे मतदाता उसकी तरफ आकर्षित हो और उसे वोट दें, या अगर कोई सांसद सरकारी संगठन में क्रियाशील है और सरकार या सार्वजनिक जो वित्त है, धनराशि है सरकार की, सरकारी खजाने की धनराशि, उसको वो खर्च करता है अपने चुनावी कार्यों में, चुनावी दौरों में, चुनावी भाषणों में, चुनावी मंचों के संगठन में, तो ऐसा करने की मनाही आचार संहिता में की जाती है। अगर कोई सांसद इस नियम को नहीं मानता है, इस संहिता का उल्लंघन करता है, सरकारी खजाने का अपने चुनाव कार्यों में उपयोग करता है, तो इसे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। और ऐसी स्थिति में मामला जब संवैधानिक परिषद के समक्ष पहुंचता है तो परिषद उसके चुनाव को अवैध घोषित कर सकती है। तो ये अधिकार संवैधानिक परिषद को प्रदान किया गया है। तीसरे, फ्रांस में जितने भी जनमत संग्रह होते हैं किसी कानून के विषय में, संसद कानून पारित करती है, लेकिन राष्ट्रपति उस कानून को आवश्यकता पड़ने पर जनमत संग्रह के लिए, जनता की राय जानने के लिए रख सकता है। तो इस जनमत संग्रह की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, पोलिंग बूथ बनाना, मतों की गणना करना और परिणाम की घोषणा करना, ये सब संवैधानिक परिषद का दायित्व है। यानी जो कार्य हमारे देश में निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, वो कार्य फ्रांस में संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, चुनाव संबंधी मामलों का निरीक्षण, परीक्षण और उसकी व्यवस्था करना ही संवैधानिक परिषद का दायित्व नहीं है, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण अधिकार जो संविधान का अनुच्छेद 16 उसे प्रदान करता है, ये है कि जब कभी भी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो वो संवैधानिक परिषद से सलाह अवश्य लेता है। संवैधानिक परिषद से सलाह करके ही वो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसके साथ साथ संवैधानिक परिषद
सरकार की प्रार्थना पर यानी मंत्रिपरिषद की प्रार्थना पर ये घोषित कर सकती है कि जो मौजूदा देश का राष्ट्रपति है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है। और इस प्रकार की घोषणा जब उसके द्वारा की जाती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है और सीनेट का जो प्रधान होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी सदन के अध्यक्ष के द्वारा अगर संवैधानिक परिषद से प्रार्थना की जाती है कि फ्रांस के पदाधिकारियों के द्वारा किसी भी देश के साथ, दूसरे देश के साथ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कोई संधि की गई है, वो संधि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, इसका परीक्षण करना संवैधानिक परिषद का दायित्व बनता है। यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के अध्यक्ष के द्वारा इस संबंध में प्रार्थना की जाए, उससे रिक्वेस्ट किया जाए कि अमुक संधि की संवैधानिकता का परीक्षण कीजिए, तो संवैधानिक परिषद उनके आग्रह पर उस संधि की संवैधानिकता का परीक्षण करती है और अगर उसे ऐसा लगता है कि वो संधि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो वो उसे रद्द भी कर सकती है। न केवल संधि बल्कि किसी भी कानून जो संसद द्वारा पारित किया गया है उसकी संवैधानिकता की जांच भी संवैधानिक परिषद के द्वारा की जाती है। लेकिन इस संबंध में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ही संवैधानिक परिषद इस विषय में कोई निर्णय देती है। प्रक्रिया ये निर्धारित की गई है कि अगर कोई संधि या कानून संवैधानिक परिषद के पास उसकी संवैधानिकता के परीक्षण के लिए भेजा जाता है तो संवैधानिक परिषद 1 महीने के भीतर उस पर अपना निर्णय देती है। लेकिन यदि देश में आपातकालीन स्थिति चल रही है तो ऐसी स्थिति में परिषद को अपना निर्णय 8 दिनों में ही देना होता है, जैसा उसे सरकार निर्देशित करती है। परिषद इस विषय में जो भी निर्णय देती है वो अंतिम होता है और उसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। ये निर्णय परिषद के द्वारा अपने सदस्यों के बहुमत से दिया जाता है और 9 सदस्यों में से कम 7 सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं जब किसी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण किया जा रहा हो या किसी संधि की संवैधानिकता के विषय में निर्णय दिया जाना हो। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और खास बात यह है कि अगर राष्ट्रपति की असमर्थता के विषय पर कोई निर्णय लिया जाना है तो कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत द्वारा समर्थन होना आवश्यक है। यानी 5 सदस्यों की सहमति से ही, 9 में से 5 सदस्यों की सहमति से ही किसी राष्ट्रपति को असमर्थ घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संवैधानिक परिषद यद्यपि एक न्यायालय नहीं है, एक राजनीतिक संस्था है, सरकार के एक अंग के रूप में स्थापित है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये राजनीतिक संस्था क्यों है? क्योंकि इसके सदस्यों को राजनीतिक अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक आधारों पर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि संवैधानिक परिषद के सदस्यों के लिए कानून का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। लेकिन संवैधानिक परिषद स्वयं अपनी पहल पर किसी विवाद का निर्णय नहीं करती। व्यवहारिक स्थिति यह है कि इसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो सब कार्यपालिका के पक्ष में होते हैं।
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के पक्ष में होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये संस्था भारत या अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह निष्पक्ष और प्रभावी नहीं है। इसके निर्णयों पर कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण होता है। तो ये संवैधानिक परिषद है, एक अनूठी संस्था। इसके अलावा फ्रांस में एक और अनोखी न्यायिक संस्था की स्थापना की गई है, वो है न्याय की उच्च परिषद। ये उच्च परिषद क्यों स्थापित है? इसका काम न्यायाधीशों के चयन में, उनकी नियुक्ति में और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करना है। इस संस्था की स्थापना भी चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में ही की गई थी और पंचम गणतंत्र के संविधान में भी इसे बनाए रखा गया है। हालांकि इसकी शक्तियों में पहले की तुलना में कमी कर दी गई है। राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन सभापति होता है, यानी ये संस्था सीधे सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करती है और न्याय मंत्री इसका पदेन उपसभापति होता है, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में न्याय की उच्च परिषद की अध्यक्षता करता है। संवैधानिक परिषद के समान ही इसमें भी 9 सामान्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है और इन 9 सदस्यों में से 3 सदस्य सेशन न्यायालय से लिए जाते हैं, 3 सदस्य दीवानी से और 3 सदस्य फौजदारी मामलों को देखने वाले न्यायाधीशों में से लिए जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्त करता है। इस उच्च परिषद का मुख्य कार्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राष्ट्रपति को सहायता पहुंचाना है और सेशन न्यायालयों के न्यायाधीशों और अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीशों के नामांकन के लिए ये संस्था उत्तरदायी होती है। यानी ये इसी का काम है कि वो चयन करके राष्ट्रपति को बताए कि अमुक न्यायालयों में अमुक व्यक्तियों की न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्तियां की जाएं। ये अपनी सिफारिशें भेजती है राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। हालांकि उसकी सिफारिशें न्याय मंत्रालय के प्रस्तावों के आधार पर की जाती हैं। न्याय मंत्रालय जिन नामों का सुझाव देता है, उन्हीं नामों को वो राष्ट्रपति के समक्ष न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पेश करती है। और यदि राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान देना चाहता है, जैसा कि सभी देशों में कार्यपालिका प्रमुख को यह अधिकार प्राप्त होता है, तो फ्रांस में राष्ट्रपति जब भी क्षमादान देना चाहता है तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि वो उच्च परिषद से सलाह अवश्य करे। तो इस तरह से फ्रांस की न्यायपालिका का गठन होता है। सामान्य न्यायालयों के रूप में, प्रशासनिक न्यायालयों के रूप में और संवैधानिक परिषद तथा उच्च परिषद के रूप में, अनूठी संस्थाओं के रूप में। तो हम निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था है वो प्रशासनिक कानून की धारणा पर आधारित है और ये धारणा विधि के शासन की धारणा के विपरीत है। प्रशासनिक कानून की धारणा के अंतर्गत सामान्य नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के मध्य वहां भेद किया गया है और सरकारी कर्मचारियों को सामान्य नागरिकों की तुलना में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रशासनिक न्याय और कानून की धारणा का उद्देश्य सरकारी कामकाज को बाधा रहित तरीके से प्रभावी रूप में संपन्न करना है और फ्रांस में न्यायपालिका का संगठन विकेंद्रित रूप में किया गया है। बहुत सारे न्यायालय स्थापित किए गए हैं